Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter Accounting Ratio from question number 137. So let's get started. क्वेश्चन नंबर 137 में हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% बताया हुआ है, कुछ भी नहीं बोला है कि जो ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है किसके ऊपर है, तो हम एज्यूम करेंगे कि ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ऊपर ही है। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो 90% है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बताए हुए हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी बताई हुई है। वो कह रहे हैं नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करो। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने अपना फॉर्मूला देखा जो कि कहता है कि अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट हो और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो तो हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब हम अपने स्टेप डिसाइड करेंगे। देखो, मुझे ये दो चीज़ें चाहिए। अगर मेरे पास मुझे नेट प्रॉफिट निकालना है तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मुझे गिवन है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, राइट, तो उसके हेल्प से मैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकाल सकती हूँ। बट उसके लिए मुझे ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। अब मुझे ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। मुझे इतना पता है कि जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 25% है। मैंने निकाल दिया, मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब बात आती है कि मैम ये क्यों किया है, ये क्यों किया है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे ना इस फॉर्मूला में हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चाहिए हैं, बट हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। बट हमें एक एक्स्ट्रा चीज़ क्वेश्चन में गिवन थी जो कि ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला गिवन था, राइट। अब देखो, ऑपरेटिंग रेशियो का ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको सॉल्व करूँ, मैं फटाफट से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैलकुलेट करूँ, उसके लिए तो मुझे COGS चाहिए। अब मुझे इतना पता है कि मेरे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ग्रॉस प्रॉफिट मैं निकाल सकती हूँ, तो बहुत ही ईजी तरीके से मैं अपनी COGS की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकती हूँ। इस तरीके से मेरे जो सारे स्टेप्स हैं वो डिसाइड हो गए। अब मैंने वही सारे स्टेप्स फॉलो करे। मैंने क्या किया, मैं ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे, तो ये सारे आपस में लिंक्ड हैं, राइट। पर हमें बैकवर्ड जाना है तो कि हमें समझ आए कि हमने किया क्या है। अब मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में देखते ही पहचान लिया था कि क्योंकि मुझे ये नहीं लिखा है कि ग्रॉस प्रॉफिट किसके ऊपर है, तो मैं समझ गई कि जब भी गिवन ना हो तो हम यही एज्यूम करेंगे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे है। तो वही मैंने करा, 25% सेल्स का निकाला, आगे मेरे पास वैल्यू। अब मुझे ये पता है कि जो सबसे फेवरेट फॉर्मूला है जो हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं कि सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट को यूज़ करके COGS निकालना, या COGS मतलब किन्हीं भी दो चीज़ों को यूज़ करके तीसरी चीज़ निकालना, वही सेम चीज़ हमने यहाँ की है। ठीक है, ओके, तो यहाँ से आप लोगों ने बहुत ही इजी वे में COGS निकाल दिया। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो यूज़ करना पड़ेगा। देखो, एक तो गिवन है तो यूज़ तो कहीं ना कहीं होगा, तो कहाँ यूज़ होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालने के लिए यूज़ होगा, सो दैट हम उसकी वैल्यू यहाँ पुट करें और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकें। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो वही हमने किया, COGS की वैल्यू पुट करी। ऑपरेटिंग रेशियो में क्वेश्चन में गिवन था ही, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वैल्यू नहीं है तो एज इट इज़ लिख दिया। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन ही था, तो उसकी वैल्यू 4 लाख आपने यहाँ पे पुट कर दी, और मल्टीप्लाई में 100 तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली होता ही है। देन उसके बाद सिंपल इसको सॉल्व करिए। देखिए, ये जो यहाँ पे क्या है, डिवाइड में उसको मल्टीप्लाई में ले आओ, और जो मल्टीप्लाई में है उसे डिवाइड में ले आओ, और जो ये प्लस का 3 लाख है ये माइनस का 3 लाख बन जाएगा, राइट। तो कि इक्वल्स टू के उस साइड जाके जो साइन है वो अपोजिट हो जाता है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, देखिए 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे 3,60,000 आ जाएगा, माइनस में 3 लाख है ही, तो 60,000 की वैल्यू आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की आ गई। अब देखो, फॉर्मूला याद होना तो देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हमने, और ये शायद हमने पहले भी किया है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ग्रॉस प्रॉफिट में हर एक तरीके की आप इनकम को प्लस करोगे और बाकी के एक्सपेंसेस उसमें लेस करोगे। ठीक है, देखो हम ऐसे ही करते हैं। देखो, जैसे हम यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट लेके आते हैं P&L अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर होकर यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट आता है, तो क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस होते हैं, यहाँ पे सारी इनकम होती हैं, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट में इनकम को प्लस करके और एक्सपेंसेस को माइनस करके यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर बचती है वो नेट प्रॉफिट की तो बचती है। तो वही तो हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, इनकम प्लस करके एक्सपेंसेस को लेस कर रहे हैं, राइट। तो वो आप लोगों ने यहाँ पे कर दिया। क्लियर है? और बस जब सब कुछ कर ही लिया है तो उसकी वैल्यू पुट कर दो। नेट प्रॉफिट की वैल्यू वो आपने निकाल ली, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में था ही, मल्टीप्लाई में 100 कर दिया, आंसर आ गया। तो मतलब बेसिकली ये निकालने के लिए हमें ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़े। अब 138 क्वेश्चन देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको 2,50,000 का बोला है, कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख का बोला हुआ है, वो कह रहे हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालो। तो स्टूडेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, तो वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो कि होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, डिवाइड में कैपिटल एम्प्लॉयड, मल्टीप्लाई में 100। क्या मेरे पास ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है? तो यस, हमें गिवन है 2,50,000 का ये गिवन है, 10 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, सीधा सीधा आंसर आ गया हम लोगों के पास। 139 क्वेश्चन देखिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो हमें मिल गया,
नेट फिक्स्ड एसेट्स बता दिए, नेट वर्किंग कैपिटल बता दिया, करंट एसेट्स बता दिया। स्टूडेंट अगर मेरे पास यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड होता तो मैं अपना आंसर वैसे ही बिल्कुल ईजी तरीके से निकाल लेती। तो मेन मेरा जो स्टेप होगा इस क्वेश्चन में वो होगा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का। और शायद आपको याद हो कि मैंने बोला था कि ये चीज़ ना हमें बड़ी ज़्यादा अटकती है, तो कि देखो बाकी तो हम फिर भी यूज़ कर लेते हैं, बट एक कैपिटल एम्प्लॉयड का ना हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ जाती है वहाँ पे जाके कि किस तरीके से हम इसका आंसर निकालें। तो इसका फॉर्मूला तो ज़रूर याद कर लेना। नेट फिक्स्ड एसेट्स में नेट वर्किंग कैपिटल को प्लस करके आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू आ जाती है स्टूडेंट्स। तो हमने वही किया और अपना आंसर जो है वो कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है ये चीज़? तो ध्यान रखना कि जो आपको क्वेश्चन में इसमें जो करंट एसेट्स की वैल्यू गिवन है वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, ठीक है। तो देखो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्वेश्चन में गिवन था, कैपिटल एम्प्लॉयड आपने निकाल लिया, मल्टीप्लाई में 100 कर लिया, आपके पास आपका आंसर आ गया। अब देखो 140 क्वेश्चन में क्या बोला है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बता दिया, 15% लॉन्ग टर्म डेप्ट बोले हुए हैं और शेयर होल्डर फंड्स बताए हुए हैं, फिर से कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है। अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का कोई एक फॉर्मूला तो है नहीं, बहुत सारे हैं, तो कि हमें ये नहीं पता कि क्वेश्चन में वो क्या दे देंगे, राइट। तो स्टूडेंट एक फॉर्मूला ये भी है शेयर होल्डर फंड्स में लॉन्ग टर्म डेब्ट्स को प्लस करके, राइट। देखो अब दो फॉर्मूले तो अभी हमने देख लिए, एक नेट फिक्स्ड एसेट्स प्लस नेट वर्किंग कैपिटल, दूसरा शेयर होल्डर फंड्स प्लस 15% लॉन्ग टर्म डेप्ट। क्लियर है? अब क्या करो, शेयर होल्डर फंड्स की वैल्यू पुट कर दो, लॉन्ग टर्म डेप्ट्स की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास 12 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब आगे कर लीजिए, देखिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन था, कैपिटल एम्प्लॉयड आपने निकाल लिया, मल्टीप्लाई में 100 करके अपना आंसर निकाल दिया। अब देखो 141 क्वेश्चन में क्या बोला है कि वाई लिमिटेड का प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब ध्यान रखो अभी तक हमें हर बार डायरेक्टली प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिल रहा था, बट इस बार हमें प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे दिया है। करंट एसेट्स की वैल्यू बताई है, करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू बताई गई है, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू बताई है, 10% लॉन्ग टर्म डेप्ट की वैल्यू बताई है और बोला है कि रेट ऑफ टैक्स 20% है। तो इस बार स्टूडेंट दोनों ही चीज़ें हम लोगों के पास नहीं है, ना ही नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें डायरेक्टली दिया है, ना ही कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है। तो दोनों चीज़ों की वैल्यू आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देखो पहले मैं क्या कर रही हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रही हूँ एंड देन उसके बाद मैं प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स को यूज़ करके प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट करूँगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो वही हम यहाँ पे भी करेंगे। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का हम अपना वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मैम ये क्या है? देखो स्टूडेंट अभी आपने जो इससे पहले फॉर्मूला यूज़ किया था उसमें आपने फिक्स्ड एसेट में वर्किंग कैपिटल प्लस किया था, है ना। तो वही सेम चीज़ तो मैंने यहाँ की, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस में करंट लाइबिलिटी। क्लियर है? अब मैं वही यहाँ पे सीधा वर्किंग कैपिटल लिख देती तो भी बात एक ही होती, राइट। जैसे आप चाहो वैसे भी कर सकते हो, बट यूज़ हमने वही सेम फॉर्मूला किया है, ठीक है। और इसको सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर इंटरेस्ट को मैंने क्या कर लिया, एक्सलेट कर लिया फिलहाल के लिए, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्वेश्चन में कौन से वाला प्रॉफिट गिवन है स्टूडेंट्स, मुझे गिवन है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, दोनों ही। अब देखो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या होता है, देखो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा प्रॉफिट था उसमें से जो टैक्स है वो लेस हो गया। आफ्टर मतलब बाद का। मान लो अगर मेरा प्रॉफिट 10 रुपये था, 2 रुपये का टैक्स हटा के 8 बचा, तो ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ये है टैक्स। टैक्स को माइनस करके अब जो मेरे पास प्रॉफिट आया है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है। और हमेशा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, क्योंकि पहले हमारा ज़्यादा था, अब हमने टैक्स पे किया तो अब कम हो गया। यूज़ योर लॉजिक, हर चीज़ हमें पता हो ज़रूरी नहीं है, बट हमारे पास माइंड है ना, ठीक है, अपनी कॉमन सेंस यूज़ करेंगे हम। वही हमने यहाँ पे भी की। ये बहुत ही एक सिंपल फॉर्मूला जो याद भी ना होना तो भी हमें समझ आ रहा है। क्लियर है? अब देखो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स की वैल्यू पुट करो। क्या आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर इंटरेस्ट पता है? नहीं, तो हमने उसको एक्स सेलेक्ट कर लिया, एक्स रख दो। टैक्स की रेट ये कैसी आई स्टूडेंट, देखो टैक्स तो इसी के ऊपर ही लगा होगा ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है। और टैक्स की रेट 20% है, हमें क्वेश्चन में बोला ही हुआ था। अब देखो इसको सिंपल एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, तो ये 100x माइनस में 20x बन जाएगा, तो ये 80x/100 आ जाएगा। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे आया 1 लाख, ये 100 डिवाइड का मल्टीप्लाई में आ गया और मल्टीप्लाई का 80 डिवाइड में आ गया, सॉल्व करके ये वैल्यू आ गई। देखो स्टूडेंट कुछ चीज़ों का ना हमें बहुत ध्यान रखना है। देखो हमें वो वाला प्रॉफिट चाहिए जो कि बिफोर टैक्स और इंटरेस्ट दोनों ही चीज़ें बिफोर वाला हो, ठीक है। अब देखो हमने जो लेट किया था, हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर इंटरेस्ट किया था, है ना। अब मैंने क्या किया, उसमें इंटरेस्ट मुझे प्लस भी तो करना पड़ेगा, है ना, तभी तो मैं निकाल सकती हूँ ना अपना आंसर। तो ध्यान रखो कि कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, और ध्यान रखो मैंने लेट क्या किया, मैंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट नहीं किया है, आफ्टर इंटरेस्ट किया हुआ है। क्योंकि पहले मैं टैक्स का ट्रीटमेंट कर लूँ, फिर मैं इंटरेस्ट का कर लूँगी, और अल्टीमेटली मैं बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट पे पहुँचूंगी। अब हम लोग क्या करते हैं ना, जल्दीबाजी में एग्जाम में इसी को लेके यहाँ ले लेते हैं, तो आपका आंसर गलत है।
राइट, इतनी मेहनत की भी फिर भी गलत हो गया, तो वो नहीं करना है, ठीक है। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, फाइन। तो वही मैंने यहाँ पे किया, अब मुझे इसमें इंटरेस्ट प्लस करना पड़ेगा, राइट, तो वो करिए। अब देखो 1,25,000 आपके पास आया और उसमें अब इंटरेस्ट ले लूँ। मैम इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट? 10% लॉन्ग टर्म डेप्ट बोला है, 4 लाख का 10% रेट है, उसको निकाल के आप लोगों ने यहाँ पे इंटरेस्ट ले लिया। अब ये वैल्यू आपने पुट करनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड आप ऑलरेडी निकाल ही चुके थे, ये आंसर आ गया। तो ये है वो लेवल ऑफ क्वेश्चन कि अगर एग्जाम में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके का आएगा, जिसमें कि आपको दोनों ही चीज़ें गिवन ना हो और आपको उसको कैलकुलेट करना हो, ठीक है। अब देखो 142 क्वेश्चन में क्या बोला है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, रेट ऑफ इनकम टैक्स 50% बताया है, वो बोल रहे हैं 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच रुपीज़ 10 लाख, फिक्स्ड एसेट्स 22,50,000 के हैं, डेप्रीसिएशन बताई हुई है 2,50,000 की, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी की वैल्यू आपको बताई गई है। इस क्वेश्चन में भी हम वही सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे जो कि हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में करें। सबसे पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। अब देखो स्टूडेंट, फिक्स्ड एसेट्स में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करना इज मैंडेटरी, और देखो पूरी इन्फॉर्मेशन वो आपको देते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अप टू डेट, अभी तक की सारी डेप्रिसिएशन वो हमने लेस करी, तो कि हमें नेट फिक्स्ड एसेट चाहिए। देखो अगर एक बार कोई चीज़ कर लो ना, वो आपके दिमाग से निकलनी नहीं चाहिए। याद हो तो हमने यही सेम यूज़ किया था ना, नेट फिक्स्ड एसेट्स प्लस नेट वर्किंग कैपिटल, उस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। तो नेट फिक्स्ड एसेट्स चाहिए, इट मीन्स डेप्रीसिएशन हटाए हुए चाहिए, तो वो हटा दो। मैम ऊपर वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं हटाई डेप्रीसिएशन? क्या कोई इन्फॉर्मेशन गिवन भी थी डेप्रीसिएशन के बारे में? नहीं गिवन थी तो कहाँ से ले आते, राइट। एंड देन करंट एसेट्स माइनस में करंट लाइबिलिटी इज वर्किंग कैपिटल, राइट। वही सेम फॉर्मूला हमने यूज़ किया, बस हर बार डायरेक्ट नहीं गिवन होंगी, कई चीज़ें आपको निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इनको सॉल्व करके आपके पास ये वैल्यू आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड की। फिर हमने वही किया, अब ध्यान रखो मैंने बिफोर टैक्स और आफ्टर इंटरेस्ट जैसे पिछली बार किया था वही किया है। पहले मैं माइनस करके टैक्स पहुँचूंगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर इंटरेस्ट पे, उसके बाद मैं फिर उसमें इंटरेस्ट प्लस करूंगी एंड देन फाइनल वो वैल्यू आएगी जो कि मैं फाइनली फॉर्मूला में पुट करूंगी। वही सेम स्टेप्स जो मैंने ऊपर किए थे वही सेम मैं यहाँ पे भी फॉलो कर रही हूँ। अब देखो फिर से वही सेम चीज़ स्टूडेंट्स की प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है आप लोगों का, वो आप लोगों को पता है क्वेश्चन में, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर को आपने एक्सलेक्ट कर लिया, मैम टैक्स की रेट देखो इसी के ऊपर ही टैक्स लगेगा और 50% रेट है, आपको क्वेश्चन में बताई हुई है। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे इसको तो कर दीजिए, है ना। फिर ये जो डिवाइड का 100 है मल्टीप्लाई में और 50 जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ गया, आपकी वैल्यू आ गई। अब देखो अब मैंने क्या किया, मेरे पास बिफोर टैक्स और आफ्टर इंटरेस्ट तो आ गया, अब मैं इसमें इंटरेस्ट प्लस करूंगी और फाइनली उस चीज़ पे पहुंचूंगी जो कि मुझे अपने फॉर्मूला में पुट करनी है ना। ये आपके पास वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे इस बार आपको क्वेश्चन में जो गिवन है उस पर रेट ले लीजिए। इस बार फिर से 10% ही रेट गिवन है, वही आप लोगों ने यहाँ पे ले ली और 14 लाख आपके पास वैल्यू आ गई। अब उस 14 लाख को हम यहाँ पुट करेंगे और कैपिटल एम्प्लॉयड तो आप ऑलरेडी निकाल ही चुके हो, मल्टीप्लाई में 100 तो होता ही है, सॉल्व करके 50% जो है आपका आंसर आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें कितनी सारी चीज़ें गिवन है ना, तो ये सारी चीज़ों का हमें यूज़ करना है और हमें निकालना है। और लास्ट में वो आपको बोल रहे हैं कि नेट प्रॉफिट 9,72,000 का है, ठीक है। और 10% इन्वेस्टमेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये भी उन्होंने आपको बता दिया है स्टूडेंट्स। तो हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है। तो देखो हम अपना वही सेम फार्मूला अब यूज़ करते हैं, वही स्टेप। सबसे पहले मैं अपना कैपिटल एम्प्लॉयड निकालूंगी, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी लेस करो और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेस करो। लेस करके आ गया। देखो स्टूडेंट ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि हमने यूज़ किया, ठीक है। इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं है, फॉर्मूला याद है आंसर आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। मुझे नेट बिफोर टैक्स जो है वो गिवन है, आफ्टर इंटरेस्ट गिवन है, वो मैंने रखा। कहाँ से पता लगा मैम, ये क्वेश्चन में गिवन था। अच्छा आफ्टर इंटरेस्ट से बिफोर इंटरेस्ट पे आने के लिए इंटरेस्ट को प्लस करते हैं माइनस करते हैं? मैम प्लस करते हैं, कर दो स्टूडेंट्स। मैम क्या प्लस करें? 16 लाख का 15%, हर चीज़ क्वेश्चन में गिवन है। स्टूडेंट देखो अब क्या हमें समझ आया मैम, अगर हमें आफ्टर गिवन होगा ना और टैक्स से हटना है तो हम टैक्स को माइनस करते हैं और इंटरेस्ट को हम प्लस करते हैं। इतना हमें 2-3 क्वेश्चन करके समझ आ गया, इसलिए हमने यहाँ पे इंटरेस्ट को प्लस किया है। ऐसे आना चाहिए आपको समझ, ये नहीं कि एक चीज़ समझ ली अगले क्वेश्चन पे गए पिछले वाले का कंसेप्ट ही भूल गए, नहीं ये नहीं करना है। क्लियर है, ये आ गया। इवन इन केस स्टूडेंट्स अगर आप सैम्पल पेपर सॉल्व भी नहीं कर पा रहे हैं और अगर आपने सिर्फ ये बुक भी सॉल्व कर ली है तो इतनी आपकी इनफ प्रैक्टिस है दैट यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। क्लियर है। तो अब मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, वो मेरे पास जो है वो निकल के आ गया, उसकी मैंने वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी थी ही, सॉल्व करके आपका आंसर निकल गया।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि इन सब चीज़ों से आपका जो ये रेशियो है ये इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या फिर कोई भी चेंज उस पर नहीं होगा। तो एक एक करके इसे भी समझते हैं। देखिए सबसे पहले में बोला है स्टूडेंट की परचेज ऑफ मशीनरी ₹10 लाख बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि हमने मशीनरी परचेज करी है 10 लाख की, कैसे? इक्विटी शेयर्स इशू करके, है ना। तो देखो मैंने क्या लिखा है कि फर्स्ट वाले केस में जो हमारा रेशियो है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ जाएगा। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड के बढ़ने से रेशियो डिक्रीज हो गया। तो समझ जाओ कि अगर किसी भी रेशियो में आपका डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो उससे हमारा जो रेशियो है वो डिक्रीज हो जाएगा, राइट। क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा मैम, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बोला है चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। क्या मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने से क्या इफेक्ट होने वाला है? मैम अगर हम किसी भी मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, है ना। तो वो कम हो गया तो रेशियो हमारा डिक्रीज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में वो बोल रहे हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय पेमेंट ऑफ 2 लाख। क्या डिबेंचर्स के रिडम्पशन होने से नेट प्रॉफिट पे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। कैपिटल एम्प्लॉयड पे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। तो जब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा तो सीधा सीधा नो चेंज, राइट। उसके बाद स्टूडेंट्स वो बोल रहे हैं कि 9% जो डिबेंचर्स थे उसको आपने 10% डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर दिया। उससे क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इंक्रीज हुआ। देखो डिबेंचर्स का इंटरेस्ट बढ़ गया ना स्टूडेंट, 9% से अब वो 10% हो गया। तो डिबेंचर्स का इंटरेस्ट बढ़ गया तो आपकी जो रेशियो है वो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। यहाँ इंटरेस्ट आ तो रहा है। अब मैम बोलोगे ये इंटरेस्ट का क्या फर्क पड़ा? यहाँ पड़ा तो सही, इंटरेस्ट आप वहाँ पे प्लस करोगे ना। 145 क्वेश्चन देखिए, आपको करंट एसेट्स की वैल्यू बताई हुई है, क्विक रेशियो बताया हुआ है इतना है, करंट रेशियो इतना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये है। गुड्स को 25% के कॉस्ट के प्रॉफिट पे बेचा है, मतलब कि जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट के ऊपर है और कितना है? 25% है। आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करना है। देखो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो भी चीज़ें हमें गिवन है ना उन सबको पुट करो और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो। जैसे आपको जो करंट रेशियो है स्टूडेंट वो 2 गिवन है, ठीक है, 2:1। तो मैंने करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ करके लिखा। मेरे पास करंट एसेट्स थे तो यहाँ से मैंने क्या किया, बहुत ही ईजिली करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू 4 लाख कैलकुलेट कर ली, ठीक है। फिर मैं आगे गई क्विक रेशियो पे, तो मेरे पास क्विक एसेट्स तो नहीं थे बट मेरे पास करंट लाइबिलिटी की वैल्यू है, तो मैंने इनको आपस में मल्टीप्लाई करके क्विक एसेट्स निकाल लिया। देखो मेरे पास सिंपली 2 चीज़ें आ गई, ठीक है। अब मैं आगे गई, अब मैंने क्या किया, मुझे ये पता है कि क्विक एसेट्स क्या होते हैं, करंट एसेट्स माइनस में इन्वेंट्री। अब जब मेरे पास 2 चीज़ें हैं तो मैंने ये वाली चीज़ भी निकाल ली। अब देखो कहीं ना कहीं तो यूज़ होगा ना, अब हर एक चीज़ जो गिवन है उसको यूज़ करके कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते जाओ, राइट। अब देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है? COGS बाय एवरेज इन्वेंट्री। क्या कुछ भी है आपके पास? यस मैम 2 चीज़ें हैं तो हम ये चीज़ बहुत ईजिली निकाल लेंगे। अब जब आपके पास COGS है, ठीक है, आपको पता है कि जो ये ग्रॉस प्रॉफिट है ये COGS के ऊपर ही डिपेंडेंट है, उसका 25% है, इसका 25% है, तो ये आप बहुत इजीली निकाल लोगे, आपका आंसर आ गया। तो कितनी आपस में करंट रेशियो से हमने करंट लाइबिलिटी निकाल ली, क्विक रेशियो हम लोगों ने यूज़ किया, क्विक एसेट्स निकाल लिए, फिर जो हमने क्विक एसेट्स का फॉर्मूला था उससे हमने इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल ली, फिर वो इन्वेंट्री से COGS निकाला और COGS से हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लिया। मुश्किल तो था ही नहीं, है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं कितनी सारी चीज़ें उन्होंने आपको दी हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री दे दी, परचेजेस दे दी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बता दिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बता दी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की वैल्यू बता दी, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की वैल्यू बता दी, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कि नेट सेल्स 10 लाख की हैं ये बता दिया। वो कह रहे हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करो और ऑपरेटिंग रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो देखिए अब एक एक करके कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरे पास COGS का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस में क्लोजिंग इन्वेंट्री। मैंने COGS निकाल लिया। मैम क्यों निकाला? देखो स्टूडेंट, मेरे को ना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना था जिसके लिए मुझे 2 चीज़ें चाहिए थी। तो एवरेज इन्वेंट्री तो मैं ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 करके निकाल लूँगी, बट मुझे COGS चाहिए, उसका मैंने फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने बहुत ही इजीली यहाँ पे अपना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना था, उसके लिए मुझे ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए था, तो मैंने अपना फेवरेट वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया और ग्रॉस प्रॉफिट की जो वैल्यू है उसे कैलकुलेट कर लिया।
उसके बाद मैंने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू जो है उसे यहाँ पे पुट कर दिया, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है क्या वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो यस मैम हमें बिल्कुल गिवन है, तो हमने उसकी वैल्यू पुट करी और अपना आंसर निकाल दिया। लास्ट में ऑपरेटिंग रेशियो चाहिए, उसके लिए COGS चाहिए है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास क्वेश्चन में है। मैम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डायरेक्टली तो नहीं है, प्लस पर हम एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को आपस में प्लस करके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल सकते हैं, तो वही हमने निकाला और अपना आंसर कंप्लीट कर दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर से कितनी सारी चीज़ें गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट, COGS, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, डेटर्स, है ना। वो बोल रहे हैं तीनों रेशियो निकाल दो। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट कर दीजिए, जिसका फॉर्मूला ये होता है। क्या ग्रॉस प्रॉफिट है क्वेश्चन में डायरेक्टली है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, हाँ है, मल्टीप्लाई में 100 आंसर आ गया। ठीक है, आगे गए, नेक्स्ट में बोल रहे हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल दो, जिसके लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए। क्या मेरे पास COGS क्वेश्चन में गिवन है, बिल्कुल है। एवरेज इन्वेंट्री के लिए क्या ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री है, बिल्कुल है, तो मेरा आंसर जो है वो भी निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट में वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर दो, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। क्या इनमें से कोई भी चीज़ मेरे पास डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है, तो देख लेते हैं। देखिए नेट क्रेडिट सेल्स क्या आपको क्वेश्चन में गिवन है। स्टूडेंट्स जो आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, क्या उसमें कहीं पे भी लिखा है कि वो कैश सेल्स है, नहीं है। क्या कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स के बीच में कोई लिंक गिवन है, नहीं है, तो वही तो उसी को ही तो एज्यूम कर लोगे क्रेडिट सेल्स। आगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या क्वेश्चन में गिवन है, नहीं है मैम। ठीक है, बट स्टूडेंट देखो ट्रेड रिसीवेबल के बिल रिसीवेबल आते हैं, तो आपको बिल रिसीवेबल भी कुछ भी गिवन नहीं है, बस डेटर्स की वैल्यू गिवन है, तो उसी को एज्यूम कर लो। यही है कॉमन सेंस जो हमें अपने एग्जाम में यूज़ करनी है, और हमारा आंसर सिंपली निकल के आ जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन 148, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है। करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए इन सारी चीज़ों को यूज़ करके हमें वो चीज़ें निकालनी है जो हम इनके रेशियो में पुट करके आंसर निकालें। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें करंट रेशियो निकालना है, जिसके लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी। अगर ये दोनों मेरे पास हो तो मैं अपना आंसर निकाल सकती हूँ। ठीक है, करंट एसेट्स का क्या फॉर्मूला होगा, देखो जितने भी टोटल एसेट्स हैं, अगर उसमें से मैं नॉन करंट एसेट्स हटा दूँ तो जो बचेंगे वो करंट ही तो होंगे। ये समझ आई बात। ठीक है, अब उसी सेम तरीके से स्टूडेंट्स देखो, टोटल एसेट्स अल्टीमेटली टोटल लाइबिलिटीज़ के इक्वल ही होते हैं। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो टोटल एसेट्स जो है वो टोटल लाइबिलिटीज़ के इक्वल ही आते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर मैं टोटल लाइबिलिटीज़ या टोटल एसेट्स में से अगर मैं शेयर होल्डर फंड हटा दूँ, नॉन करंट लाइबिलिटी हटा दूँ, तो जो बचेगा वो करंट लाइबिलिटी तो बचेगी। वही हमने यहाँ पे किया, है ना। तो टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट्स हटाए तो करंट एसेट्स आ गए, टोटल एसेट्स में से शेयर होल्डर फंड, मतलब देखो जितनी भी टोटल लाइबिलिटी है, अगर मैं उसमें से करंट लाइबिलिटी को छोड़ के बाकी की सारी लाइबिलिटी हटा दूँ तो वो बाकी की करंट ही तो बचेगी, तो वो आपने निकाल दी। राइट, बस इसमें कुछ चीज़ें ये ध्यान रखनी है कि ये मत करना कि सिर्फ ये माइनस करना, ये मत करना, ये भी करना है। और टोटल एसेट्स को टोटल लाइबिलिटी मान सकते हैं, ऐसी चीज़ हमने तब देखी जब हम करंट रेशियो के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। राइट स्टूडेंट्स, इससे आपका आंसर आ गया। अब मुझे वर्किंग कैपिटल निकालना है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ करके, ताकि मैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर सकूं। तो देखो अब मेरे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, वर्किंग कैपिटल निकाल लिया, अपना आंसर आ गया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।